हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मुझे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर आप कहाँ चले गए, ना आपकी यूट्यूब पर कोई अपडेट आती है काफ़ी समय से, ना आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपने तो यूट्यूब को एकदम छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है अभ्यर्थियों, ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कुछ समय के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है। थोड़ा सा व्यस्तता रहती है काम की, और इसके बीच में केंद्रीय विद्यालय का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो हमारे कुछ बैचेस भी चलते हैं दोस्तों, जो कि गणित से संबंधित हैं, और वहाँ पर दोस्तों हमने फुल्ली डिवोट करके हम तैयारी करवाते हैं छात्रों को। तो इस कारण से अभी मैं फ़िलहाल यूट्यूब पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर काम छोड़ दिया है। यहाँ पर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी मेरी जिम्मेदारी है, और डेफिनेटली उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और जल्दी ही दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होगी, और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। आज की दोस्तों वीडियो होने वाली है उत्तराखंड एलटी अपडेट पर। उत्तराखंड एलटी से लेकर एक अपडेट आई है दोस्तों। इसके अलावा महिला आरक्षण को दोस्तों दोबारा से हाई कोर्ट में चुनौती मिली है, इसके बारे में जानेंगे। और उत्तराखंड एलटी वेटिंग के कितने चांसेस रहेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी अपडेट्स के बारे में। देखिए जो अपडेट है ये आई है उत्तराखंड शिक्षा विभाग से। देखिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है उत्तराखंड एलटी गणित में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को। फिलहाल तो दोस्तों अभी यही लिस्ट आई है, हालांकि मैं थोड़ा देर में आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसको बताने में, लेकिन फिर भी दोस्तों कल ये काउंसलिंग होने वाली है। और ये दोस्तों लेटर निकला है कार्यालय मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल से। यानी कि अभी फिलहाल जो कुमाऊं मंडल में दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। और ये कहाँ बुलाया गया है दोस्तों? ये बुलाया गया है अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो डेट है दोस्तों वो कल है 16 फरवरी 2023। तो जो 93 अभ्यर्थी हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी गणित में, इनका दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल विवरण दिया है। यूके ट्रिपल के द्वारा इनके चयन की प्रस्तुति भेजी गई है, और इनकी अब दोस्तों क्या है, काउंसलिंग होनी यहाँ पर तय की गई है 16 फरवरी 2023 को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का दोस्तों एक लेटर गया है, और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कुमाऊं मंडल अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी विषय गणित विषय के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन प्रस्तुति प्रेषित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों ये साफ साफ है लिखा हुआ कि इन्होंने जो जो चीज़ें इन्होंने की हैं, जो जो विज्ञापन इनके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। देखिए 13/10/2020 को दोस्तों ये विज्ञापन प्रकाशित हो गया था। अब 2020 से आज ये 2023 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना समय इनको लगा है। अभी तक भी फ़िलहाल अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अभी इसमें भी लेटर में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको आगे के लिए जैसे आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है कि गणित विषय के दोस्तों अभी फ़िलहाल 93 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। मतलब एक तरह से काउंसलिंग के लिए इनको दोस्तों यहाँ पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पूरा विवरण दे सकते हैं कि 8 अगस्त 2021 को आपकी लिखित परीक्षा हुई थी। इसके अलावा 31 दिसंबर 2021 को रिजल्ट निकला था। उसके बाद 11 जुलाई 2022 को आपके चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फिलहाल अभी 93 अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पर भेजी गई है संस्तुति, ठीक है ना। लेकिन ये जो संस्तुति दोस्तों भेजी गई है इसमें भी एक क्लॉज डाला गया है फिलहाल, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जितने भी अभ्यर्थी हैं गणित के हैं ये, और इनमें से दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका प्रवक्ता में भी चयन हुआ है, और इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि शायद गए ही नहीं है काउंसलिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% विभागीय लिखित परीक्षा आप देख सकते हैं। तो साफ साफ है कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी है, पहले इसको आप पढ़ लेंगे। इस संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि आयोग द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भराए जाते हैं, और आवेदन पत्र के संग शैक्षिक अर्हता आदि प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि आयोग क्या करता है, केवल ऑनलाइन आवेदन जब आप भी भरते हो तो फिर उस समय पर आपको कोई भी अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट डाउन मतलब अपलोड नहीं करने होते हैं, ठीक है ना। आप सिंपली क्या करते हैं, आवेदन भरते हैं, ठीक। तो आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि अभ्यर्थी के चयन हेतु सहमति का पता चल सके, और साथ ही आवेदन पत्र में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र के अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं या नहीं है, इसका सत्यापन या इसके द्वारा कोई असत्य सूचना दी गई है इसका हमें ज्ञान हो सके, ठीक है ना। तो अभिलेख सत्यापन के द्वारा जो ये प्रमाण पत्र है इनकी वैधता आदि का परीक्षण नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है,
इससे पहले क्या होता था कि वैधता का परीक्षण नहीं होता था, ठीक है। वैधता का परीक्षण है मतलब कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं, आप जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली वैलिड हैं भी या नहीं, कहीं फर्जी तो नहीं है प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए साफ साफ है कि यही कह रहे हैं कि भैया हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कर लिया है, हम चयन संस्तुति भी भेज रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग है अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ना ही वो चेक करे, साथ ही साथ दोस्तों उनकी वैलिडिटी यानी कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी, क्योंकि इस समय पर शिक्षा विभाग में कई सारे ऐसे मामले आए हैं, कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं, और फर्जी डिग्री नौकरी लेकर करने के बाद उनका बाद में जो उनकी सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं, ऊपर से पेनल्टी भी, ठीक है, और रिकवरी भी होती है पैसे की। तो इसलिए कोई भी अब आयोग है चाहे शिक्षा विभाग है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यहाँ पर देखिए अभिलेख सत्यापन हो गया, उसके बाद भी काउंसलिंग और वहाँ पर भी अभिलेख सत्यापन, और उसके बाद फिर क्या है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैधता का भी परीक्षण होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र को जारी करने वाली संस्था की मान्यता वैधता की पुष्टि करने के उपरांत ही नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके जितने भी शैक्षिक यानी कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले जिस मान्यता से उनको, जिस संस्था से दोस्तों उनको मिली है, उसकी मान्यता और उसकी वैलिडिटी के संबंध में जब आप पुष्टि करें उसके बाद ही फिर इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, ये यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। तो यह भी अवगत कराना है कि इस समय में फिलहाल कोई भी कोर्ट में केस नहीं चल रहा है और ऐसा ही कोई भी आदेश अभी फिलहाल आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस बिंदु को भी देख ले। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नीचे भी फिर से लिखा हुआ है कि उक्त अतः अनुरोध है कि संबंधित पद की सेवा नियमावली के अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन में प्राप्त अभिलेखों का अंतिम रूप से सत्यापन, वैधता परीक्षण तथा आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात ही उपरोक्त सूची में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल से ये चीज़ भी दोस्तों इनके द्वारा फिलहाल एक पॉइंट एक और जोड़ा गया है कि इनकी जो प्रमाण पत्र हैं उनकी वैधता का भी परीक्षण किया जाए। हालांकि दोस्तों ये और डिपार्टमेंट भी जोड़ते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट्स क्या होता है, वेरी करता है कि डिपार्टमेंट कभी कभार क्या करता है कि पहले आपको ज्वाइनिंग दे दो और उसके बाद आपके प्रमाण पत्रों की वैधता की पुष्टि करें, यानी कि बाद में आपके जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच करवाए इंटरनली, ठीक है ना। और या फिर ऐसा होता है कि अब पहले वो क्या करना चाहते हैं, प्रमाण पत्रों को देखना चाहते हैं कि ये सही है नहीं है, मतलब कि जहाँ से भी संस्थान से आपने अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया है क्या वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। जो भी आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उसकी तो जाँच होती होती है, तो उसको ये पहले ही करा लेना चाहते हैं ज्वाइनिंग से पहले, जैसा कि इस लेटर से यहाँ पर विदित होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई आप देख सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो कितनी लंबी है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि भैया 2020 में ये फॉर्म आए थे, इसके बाद 8 अगस्त 2021 को लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए काउंसलिंग, मतलब कि रिजल्ट देखिए 31 दिसंबर 2021 को निकला, चलो रिजल्ट तो थोड़ा टाइम पे ही निकल गया। फिर काउंसलिंग देखिए भैया 6 महीने बाद 11 जुलाई, 7 महीने बाद ऑलमोस्ट 11 जुलाई 2021 22 मतलब, और उसके बाद देखिए आज जाके इनका क्या हो रहा है, संस्तुति को भेजा जा रहा है। तो कितनी लंबी दोस्तों ये प्रोसेस है। और आप ये देख सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं इनका आप नाम देख सकते हैं कि मतलब कि इनके जो ज्वाइनिंग मिली है वो कितने संघर्षों के बाद मिली है, ठीक है। तो आप भी दोस्तों कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपका भी नाम इस लिस्ट में कभी ना कभी हो, तो आप भी दोस्तों इसी तरह से प्रिपरेशन करिए। देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप बार बार, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि सर नई भर्ती कब आएगी, कब प्रवक्ता भर्ती आएगी, कब एलटी भर्ती आएगी। देखिए दोस्तों जो आयोग है या फिर कोई भी जो इंस्टीट्यूट है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसको खुद नहीं पता होता है कि भर्ती कब आने वाली होती है, या एक्चुअली हम कहें कि कोई भी पूरा सिस्टम है उसको भी नहीं एक्चुअली पता होता है कि भर्ती कब आनी होती है। जैसे रिक्त पद होते हैं, रिक्त पद के अकॉर्डिंग अधियाचन होता है, डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, भर्ती निकाल दी जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कभी भी जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें सही समय से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी जाके दोस्तों हम उसके लिए, मतलब उस भर्ती के लिए हम उसको निकालने के लायक हो पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि देखिए अभी मान लेते हैं तुरंत से एलटी की भर्ती आ जाएगी या फिर प्रवक्ता की भर्ती आ जाएगी, आप भर्ती के नाम पे खुश तो हो जाओगे, लेकिन क्या है उस भर्ती के आने का फ़ायदा क्या है जब आप उसके लिए प्रिपरेशन ही आपने अच्छे से नहीं की है। शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने के मौके
कम मिलते हैं। आप इतना समझ लीजिए, आप अगर ग्रुप सी की बात करेंगे तो आपके पास बहुत चांसेस रहेंगे, इधर भर्ती उधर भर्ती, बहुत सारी जगह पे भर्ती निकलती रहती है। लेकिन शिक्षा विभाग में क्या होगा कि आपको मौके तो मिलेंगे लेकिन थोड़ा कम मिलेंगे, जितने समूह गाँव में मौके मिलेंगे उतने नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी कम मौके हैं उनको छोड़ना नहीं है। अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, बार बार ये ना कहेंगे कि भैया भर्ती कब आएगी, भर्ती जब आनी होगी अपने हिसाब से आ जाएगी। कई लोग ये मान के चलते हैं कि भैया, इतने पेसिमिस्ट होते हैं कि वो मानते हैं कि भैया भर्ती नहीं आएगी। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या शिक्षा विभाग बंद होने वाला है जो कभी भर्ती नहीं आएगी? क्या शिक्षकों का रिटायरमेंट नहीं होगा, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि भैया भर्ती ना आए ना, या शिक्षा विभाग बिना भर्ती के अपना काम चला जाएगा ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं शिक्षकों की आवश्यकता है। आने वाले समय में शिक्षा विभाग अपना भी एक तरह से डेवलपमेंट कर रहा है। पहले तो एक तरह से डर हुआ करता था कि शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं कहीं भी बंद ना हो जाए, कहीं इसका प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग ने अतुल उत्कृष्ट में अपना नाम इस समय पर कमाया है, कई सारे अभ्यर्थियों ने दोबारा से ज्वाइन किया, बहुत सारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, सरकारी स्कूलों का रुझान बढ़ा है। तो ऐसे में क्या होगा कि शिक्षा विभाग को भी कहीं ना कहीं शिक्षकों की आवश्यकता होगी, एक अच्छे योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो अगर आप में योग्यता है तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे। लेकिन ये सब तभी पूरा होगा जब आप आज से ही अच्छी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, रादर देन कि आप बार बार ये सोचते रहें कि कब भर्ती आएगी। प्रिपरेशन आपकी है नहीं और आप भर्ती भर्ती चिल्लाते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमने भी जब प्रिपरेशन करी थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि कब पोस्ट आएगी, क्या आएगी। बस हम लोग लगातार प्रिपरेशन करते रहते थे, ये सोचते नहीं थे कि भैया कब पोस्ट आएगी। जैसी पोस्ट आया फॉर्म भरा और निकल गए। लेकिन हमने ज़्यादातर ये नहीं सोचा कि भैया कब आएगी। आनी होगी तुरंत आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो फिर थोड़ा नहीं आएगी, थोड़ा डिले होगा, लेकिन डेफिनेटली एक समय के बाद भर्ती आती है और आपको उसी के हिसाब से दोस्तों प्रिपेयर करना होता है। तो आप इन जितने भी अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने कड़े संघर्षों से ये जॉब प्राप्त की है। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग भर्ती भर्ती चिल्लाते रहते होंगे, ये लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहे और फाइनली इनको यहाँ पर इनका फल मिला है और जल्द ही मिल भी जाएगा, जल्द ही इनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरी महिला आरक्षण के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भैया, जो महिला आरक्षण है उसको दोबारा से भैया कोर्ट में चुनौती मिल रही है। अब कोर्ट के फैसले से तय होंगे पीसीएस के नतीजे। अभी आपको जैसे पता ही होगा दोस्तों कि उत्तराखंड में महिला आरक्षण को चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में। जो यूपी की कुछ महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी कि भैया जो महिला आरक्षण है वो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का जो अनुच्छेद है, मतलब समानता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन है और इस आधार पे जो महिला आरक्षण है उसको हटाया जाए उत्तराखंड से। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई, एसएलपी डाली वहाँ पर, इसके अलावा बीच में अध्यादेश भी निकाल दिया और उस आधार पे क्या हुआ कि फिर फिलहाल जो पीसीएस का दोबारा से संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें क्या हुआ कि कई सारी जो महिलाएं अभ्यर्थी हो गई वो बाहर हो गई। ठीक है, अब इन्हीं में से कुछ जो बाहर हुई हैं उन्होंने दोबारा से दोस्तों यहाँ पर केस डाल दिया है कि भैया महिला आरक्षण सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से राज्य महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण देने के विधेयक का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है, यानी कि काउंटर एफिडेविट अब सरकार को बनाना पड़ेगा। और हाईकोर्ट ने अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कहा है कि पीसीएस परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगा। मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख को तय किया गया है। उत्तर प्रदेश की निवासी हैं आलिया ने उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने संबंधी अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि वह उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है और उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा 2021 में उत्तराखंड के अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने के बाद भी अनुत्तीर्ण मानी गई हैं और उत्तराखंड सरकार की ओर से वर्ष 2001 में आदेश जारी कर राज्य में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की गई। बाद में फिर 2006 में पुनः एक अन्य आदेश जारी से आरक्षण को केवल उत्तराखंड मूल की महिलाओं के लिए सीमित करते हुए उसे 30% कर दिया गया था। ठीक है ना। और इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर हाई कोर्ट की ओर से 24 अगस्त 2022 को इस पर रोक लगा दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। इस दौरान हाई कोर्ट की रोक के बाद याचिकाकर्ता का पीसीएस को प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ, लेकिन हाई कोर्ट की ओर से क्षैतिज आरक्षण में रोक के बाद राज्य सरकार ने 10 जनवरी 2023 को राज्य सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पारित किया और इसके बाद याची को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो जैसे अभी आपने देखा था कि भैया बीच में रिजल्ट
निकाला गया तो उसमें कई सारे महिला अभ्यर्थी बाहर हो गए। तो इनका दोस्तों यही मानना है कि देखिए इनका तर्क क्या है, देखिए तर्क देखिए बड़ा जोरदार है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जो डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि याचिका में न्यायालय के समक्ष दलील ये दी गई है कि उत्तराखंड राज्य के पास डोमिसाइल आधारित महिला आरक्षण प्रदान करने का ऐसा कानून बनाने की कोई विधायी अधिकार नहीं है। जान लीजिए कि उत्तराखंड के पास ये अधिकार नहीं है और यह अधिनियम केवल आरक्षण संबंधी सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के आदेश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया है, ठीक है, जो कि वैधानिक नहीं है, यानी कि इलीगल है और भारत के संविधान में इसकी अनुमति नहीं है। यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 14 और 16 का दोस्तों ये क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो अधिनियम है इसको बनाने का अधिकार उत्तराखंड के पास नहीं है और इस अधिनियम को केवल और केवल जो सरकार हाई कोर्ट का जो आदेश आया था कि भैया बाहर की महिलाओं को भी शामिल किया जाए, ठीक है, उसको बस रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है जो कि इलीगल है। इस तरह का दोस्तों इन्होंने तर्क यहाँ पर दिया है। तो इसलिए अबे अगेन इसमें क्या हो रहा है, अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अब देखना रहेगा दोस्तों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो गई है। देखिए उत्तराखंड में कोई भी भर्ती आती है उस भर्ती में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जाना तो इस तरह से मतलब कि कंपलसरी हो गया है और पीसीएस भी अब कब तक होगा एग्ज़ाम इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी लगातार एक के बाद एक लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन फिर भी जो संघर्ष लोग करते हैं, जो होपफुल रहते हैं या ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, उनको डेफिनेटली जितने भी पड़ाव आते हैं वो उनको पार कर ही जाते हैं, फाइनली उनका सही हो ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों आपके सामने भी कई सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे किसी भी अन्य भर्ती की आप प्रिपरेशन करते हो, तो लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स से घबराना नहीं है। वो बस एक आपको ठहराव देते हैं। जब आप बहुत स्पीड से भाग रहे होते हैं ना तो बीच में क्या होता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है ताकि आप अपनी एनर्जी को दोबारा से रीगेन कर सकें और आगे और तेज़ी से बढ़ सकें। तो वही है दोस्तों कि ऑब्स्टेकल आते रहेंगे लेकिन आपको लगातार हिम्मत ना हारते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो इसी वर्ल्ड के संग मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी दोस्तों अगली वीडियो भी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।